हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि पोस्ट ऑफिस की जीडीएस की लगभग 40,000 38,926 के आसपास पोस्ट आई हुई है और इसके बारे में लगभग आपने सब कुछ जान लिया होगा। 2 जुलाई को ये नोटिफिकेशन निकली थी, 2 जुलाई से और 5 जून तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और ये सबको पता है कि 10वीं बेस पे इसकी मेरिट लिस्ट लगेगी। इसमें ना एग्ज़ाम है ना कोई इंटरव्यू है। 10वीं में आपके जितने मार्क्स हैं उस हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर आपके ज़्यादा मार्क्स है तो आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इस बेस पे जिसके 10वीं में ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो सपने सजाए बैठे हैं कि उनको एक बढ़िया सी बैठे बैठाए सरकारी जॉब मिल जाएगी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्या ये सच में सरकारी जॉब है, परमानेंट जॉब है? यहाँ पे एक पेज है और जो आपको बहुत सारों ने नहीं बताया होगा। तो इस वीडियो में देखेंगे क्या ये सच में परमानेंट जॉब है या ये परमानेंट जॉब नहीं है। कि भारत सरकार की अगर कोई भी परमानेंट जॉब है उसकी जो बेसिक पे है वो 1900 ग्रेड पे से लगभग 19,000 रुपये से उसकी स्टार्टिंग होती है, लेकिन इसकी सैलरी तो 10,000 12,000 है। तो क्या सच में ये परमानेंट है? ये तो हम डिस्कस करेंगे आगे। और इसके अलावा हम देखेंगे कि ये क्या आपको ज्वाइन करनी चाहिए, किस किस के ज्वाइन करने के लायक है नहीं है, इसका सारा वर्क नेचर देखेंगे। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जीडीएस की अभी जॉब कर रहे हैं, वो कोई बीपीएम है, एबीपीएम है, डाक सेवक है। मैं उनसे डायरेक्टली मिलता रहता हूं और मैंने उनको बहुत नज़दीक से उनकी ड्यूटी को देखा है। तो उनके हर एक चीज़ को हम पहलू को एक एक करके जानेंगे कि वो कैसे काम करते हैं कैसे नहीं। और बहुत सारे आप में से ऐसे खुश हो रहे होंगे कि हम इसको ज्वाइन कर लेंगे और सबके साथ ही साथ पढ़ाई कर लेंगे। क्या 4-5 घंटे की तो ड्यूटी है ही। तो एक और डिस्कस करने वाली बात है, क्या इस पोस्ट में जैसे हम देखेंगे कि क्या क्या काम है, आप खुद एनालाइज करेंगे कि क्या सच में 4-5 घंटे ही लगेंगे, 4-5 घंटे में हमारा पूरा काम हो जाएगा। तो सारी चीज़ एक एक छोटी से छोटी चीज़ हम इस सारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे ज्वाइन करनी होगी, कहाँ ज्वाइन करनी होगी, तो हर एक बारीक चीज़ इस पोस्ट के बारे में हम देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यविंदर नरवाल। तो आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की जीडीएस पोस्ट के बारे में सब कुछ। पोस्ट ऑफिस में जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक। जीडीएस मतलब ग्रामीण डाक सेवक, मतलब जो गांव में जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी होते हैं उनको जीडीएस बोलते हैं। और इनकी पोस्ट का नाम होता है बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। तो ये 3 टाइप की ऐसी पोस्ट होती हैं जो गांव में सेवाएं देती हैं पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी के रूप में। तो अगर मान लीजिए हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम कहाँ पे ज्वाइन करना होगा, तो इसे समझने के लिए हम एक बार पोस्ट ऑफिस का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं जल्दी से। क्या होता है पोस्ट ऑफिस का स्ट्रक्चर? पूरे भारत के जो पोस्ट ऑफिस की सेवाएं हैं, पोस्ट ऑफिस को जो हैंडल करता है वो डाक भवन जो ऑफिस है नई दिल्ली में संसद भवन के पास ही, वहाँ से सारी जो रूल रेगुलेशन है और पूरे भारत में वहाँ से पोस्ट ऑफिस को हैंडल किया जाता है। लेकिन भारत पूरा बड़ा है तो वो अकेला ऑफिस वहाँ से हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए पूरे भारत को 23 सर्कल्स में बांटा गया है। और जैसे पंजाब सर्कल, हरियाणा सर्कल, तो ऐसे ऐसे 23 सर्कल्स में बांटा गया है। मान लीजिए हरियाणा सर्कल है, जैसे हरियाणा सर्कल का जो ऑफिस है वो अम्बाला में है, तो हरियाणा सर्कल भी अम्बाला ऑफिस से पूरे स्टेट को नहीं संभाल सकते एक ऑफिस से, तो आगे जाके उस स्टेट को डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। और उस डिवीज़न में बैठते हैं सुपरिटेंडेंट, सीनियर सुपरिटेंडेंट। और एक डिवीज़न में जैसे हरियाणा में 6 डिवीजन्स हैं, तो एक डिवीज़न में 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती हैं। तो एक सुपरिटेंडेंट 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट्स का सर्वा होता है वहाँ पे। तो उसके काम को असिस्ट करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक एएसपी बैठाते हैं जिसको असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोलते हैं। तो आपकी जैसे ही ज्वाइनिंग होगी तो आपकी जो ज्वाइनिंग है, आपको जो ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या आपको जो ज्वाइनिंग लेटर लेके जाना है, वो आपके डिवीज़न के अंडर जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगी उस डिस्ट्रिक्ट में जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होगा वहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और आपको वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर वगैरह सब कुछ मिलेगा अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हो जाते हैं तो उसके अलावा डिवीज़न के अंडर डिस्ट्रिक्ट्स होगी। अब डिस्ट्रिक्ट्स, हर डिस्ट्रिक्ट में एक हेड ऑफिस होता है। कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहाँ पे हेड ऑफिस नहीं है, वहाँ पे कामकाज इतना नहीं है कि उस ऑफिस को हेड ऑफिस का दर्जा दिया जाए, इसलिए उसको एमडीजी का नाम दे देते हैं, मुख्य डाकघर। और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कस्बे होते हैं और उन कस्बों में जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उसको ऐसे बोलते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट ऑफिस है, जिसको बड़ा डाकखाना भी हम कई बार सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं, वो एक हेड ऑफिस होता है। और उसके अंदर जो कस्बे होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे सब ऑफिस होते हैं जिसको एसओ भी बोलते हैं। और उन कस्बों के जो सब ऑफिस है उनके अंडर जो गांव में ऑफिस होते हैं पोस्ट ऑफिस के, वो बीओ कहलाते हैं, ब्रांच ऑफिस कहलाते हैं। और उन बीओ को, उन गांवों में जो कामकाज जो हैंडल करता है उसको बीपीएम बोलते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर। क्योंकि वो ब्रांच ऑफिस को देखेगा तो उसको ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम इसलिए बोलते हैं। और जो उस बीपीएम की हेल्प करेगा उसके काम में, उसको असिस्टेंट बीपीएम बोलते हैं, एबीपीएम भी जिसको हम बोलते हैं।
और जो डाक सेवक होता है वो डाक सेवक का काम मल्टीटास्किंग जैसे ले सकते हैं। कई बार एचओ में उसकी ड्यूटी लगा देते हैं, कई बार एसओ है जो कस्बों में पोस्ट ऑफिस है उसमें उसकी ड्यूटी लगा देते हैं। कई टिकट बेचनी है या पोस्ट ऑफिस का और कोई काम है तो उसमें वहाँ पे उनकी ड्यूटी लग सकती है। तो आपको समझ में आ गया कि आपकी ज्वाइनिंग होगी तो कहाँ होगी, आपको कहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है। उसके बाद जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या एएसपी के पास जाओगे, डॉक्यूमेंट आपकी क्लियर हो जाती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको एक गांव दे दिया जाएगा जिसमें आपकी ड्यूटी होगी। तो आप जैसे ही वहाँ गांव में जाओगे, जो पिछला बीपीएम था जो रिटायर हुआ जिसकी आपकी जगह पे आप गए हो, अगर उसका जो ऑफिस था वो कहीं सरकारी बिल्डिंग में था तो आपको एज इट इज़ वो ऑफिस मिल जाएगा। अगर उसने अपने घर पे ऑफिस बना रखा था तो आपको ऑफिस ढूंढना पड़ेगा, या तो सरकारी बिल्डिंग है जो गांव की वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, या खुद से कोई किराए पे एक छोटा सा ऑफिस देखना पड़ेगा जो आपके नोटिफिकेशन में भी लिख रखा है कि कितना क्या ऑफिस होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। और एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप ढूंढ लेते, मान लो आपने कोई 20,000 का बढ़िया सा ऑफिस ढूंढ लिया, आप सोचोगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस आपको 20,000 रुपये का किराया नहीं देगा। पोस्ट ऑफिस मुश्किल आपको 500 रुपये, 1,000 रुपये मैक्सिमम देगा कोई भी किराया देने के लिए। आपको ये थोड़ा अरेंजमेंट देखनी होगी अगर आपके वहाँ पे आप जो कर रहे हो वहाँ पे आपका ऑफिस नहीं है। और कोशिश कीजिएगा कि कोई सरकारी बिल्डिंग में आपको कोई जगह मिल जाए, कोई रूम मिल जाए, वहाँ पे आप अपना ब्रांच ऑफिस बना सकते हैं। और अभी आपने नया नया ज्वाइन किया, आपको पोस्ट ऑफिस की किसी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है, तो उससे पहले आपको काम करने से पहले आपको लगभग 1 हफ्ते के आसपास आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, स्कीम्स के बारे में, पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स है उसके बारे में बताया जाएगा, जो पोस्ट ऑफिस की डाक चिट्ठियाँ आती हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा, कैसे हैंडल करना है कैसे नहीं। और आपको वहाँ पर 2 डिवाइस मिलते हैं और एक डिवाइस आपको मिलता है मोबाइल फ़ोन, और उसका यूज करना है आपको जो पोस्ट ऑफिस का IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है उसके अकाउंट खोलने में, पैसे विड्रा करने में, लोगों के खातों से पैसे निकालने जमा करने में। तो वो जो मुख्य काम होगा, जो आपका मोबाइल दिया जाएगा उसका मेन काम यही होगा, IPP से रिलेटेड जो भी ऑनलाइन काम है उसको करने का। उसके अलावा आपको एक मशीन दी जाएगी, वो मशीन आपकी ऐसी होगी जैसे आपने बहुत सारी दुकानों पे या पेट्रोल पंप पे जो ATM या क्रेडिट कार्ड लगा के जो हम बिल पे करते हैं, जो वो मशीन टाइप होती है, उस टाइप की आपको एक मशीन दी जाएगी। वो आपको एक मिनी कंप्यूटर की तरह काम करेगा। तो आपको जब आप BPM बनेंगे तो आपका मेन काम होगा जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं, मान लीजिए सुकन्या समृद्धि योजना है या सेविंग अकाउंट है, PPF अकाउंट है, तो बहुत सारी स्कीमें हैं, लगभग 10 के आसपास स्कीमें हैं। उसमें पैसे जमा करना, गांव में जिस जिसके खाते जहाँ पे भी ड्यूटी है वहाँ पे उनके पैसे जमा करना, पैसे निकालना। कोई नया खाता खुलवाना चाहता है तो वो नया खाता खोलना, या कोई किसी का नया खाता बंद करवाना है तो वो खाता बंद करना। तो आपका मेन काम ये रहेगा। और ये सारा काम करोगे आप, वो जो मशीन आपको दी जाएगी उसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको कैसे पैसे जमा करने हैं, कैसे उसमें से निकालने हैं। तो वो मशीन का यूज करके आप ये सारी फंक्शनिंग करोगे तो आपका एक मिनी कंप्यूटर की तरह वो मशीन काम करेगा। तो यहाँ पे भी BPM जो अगर आप लगोगे, जैसे BPM और ABPM, अगर आप BPM लग जाते हो तो वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक BPM की जो जॉब होती है वो 4 घंटे की होती है, एक मान लो आप 5 घंटे वाली शिफ्ट में हो। अगर आप 4 घंटे वाले BPM वाले जॉब पे लगते हो तो आपको 12,000 मिलेंगे। अगर आप 5 घंटे वाले BPM की जॉब पे लगते हो तो आपको 14,000 मिलेंगे। और जो आपके साथ ABPM है उसका काम होगा जैसे जो भी चिट्ठियाँ आएंगी उनको बांटना, और आप जो भी बोलोगे, जो BPM जो बोलेगा उसकी काम में हेल्प करवाना, वो उसका मेन काम रहेगा। और कई जगह ऐसी होंगी जहाँ पे सिर्फ BPM की पोस्ट होगी, सिर्फ वहाँ पे ABPM कोई नहीं है ही नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, जो BPM है उसको पैसे निकलवाने, पैसे जमा करवाने लोगों के, उसका खाता खोलना बंद करना, ये तो करना ही है। उसके साथ साथ जो चिट्ठियों का काम होगा, जो बांटने का काम होगा, वो भी खुद देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और अगर जैसे हमने बात करी कि 4 घंटे और 5 घंटे की 2 जॉब्स होती हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ 4 घंटे या 5 घंटे ही लगेंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, गाँव में किसी का खाता है उसको पैसे निकाल के देने हैं तो आपको पैसे तो अपने पास रखने होंगे ना, वो आप अपनी जेब से तो दोगे नहीं। तो आप क्या करोगे, जो आपका अकाउंट ऑफिस है, अकाउंट ऑफिस मतलब जिस कस्बे के अंडर, जिस कस्बे का जो मेन डाकखाना है जिसको हम सब ऑफिस भी बोलते हैं, उस जिस सब ऑफिस के अंडर आप आते हो तो आप वहाँ से पैसे लोगे और लोगों को दोगे, या लोग जो पैसे जमा करवाने आएंगे वो पैसा आप लोगे और वहाँ पे जमा करवाओगे। तो आपको जॉब पे जाने से पहले वहाँ से अपना पैसा कलेक्ट करना है, वो पैसे अपने पास रखने हैं। उसके बाद आपको गाँव में काम के लिए जाना है, फिर वहाँ पे जो भी प्रोसीडिंग होगी, आपको पैसे जमा करने निकालने हैं, जो भी आप करोगे काम, तो लास्ट में जितना आपका हिसाब बनेगा वो सारा आपको वहाँ पे आपके अकाउंट ऑफिस में जमा करवाने हैं। तो आपका ये डेली का प्रोसीजर रहेगा। मान लीजिए आपकी 4 घंटे
की ड्यूटी है तो आपको लगभग 1 घंटा पहले तो, कम से कम 1 घंटा पहले तो सब ऑफिस पहुंचना होगा, वहाँ से कैश वगैरह लेना होगा और फिर गांव में जाना होगा। और उसके बाद जब आपका काम निपट जाएगा 4 घंटे का, उसके बाद आपको वो कैश जो आपका लास्ट में हिसाब बना वो आपको अपने सब ऑफिस में भी जमा करवाना है, क्योंकि वो अपने पास रख नहीं सकते। तो 1 घंटा वहाँ पे लगा लीजिए, तो कुल मिला के आपके 6-7 घंटे आराम से लगने वाले हैं। अगर आप ये सोच के चल रहे होगे सिर्फ आपको 4 घंटे ही लगेंगे, ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। ये जॉब आपके लगभग 6-7 घंटे तो लेगी ही लेगी, और उसके अलावा ज़्यादा भी ले सकती है। कई बार क्या होता है कि ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं कि इस महीने में आपके गांव में इतने अकाउंट खुलने चाहिए, स्कीम के इतने अकाउंट खुलने चाहिए। आपको वहाँ पे जो बीमा करते हैं पोस्ट ऑफिस के, जिसको हम PLI बोलते हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, उसके आपको गांव में उतने सारे रूरल जो RPLI है वो आपको इतनी RPLI करनी है, आपको इतने PPF खाते खुलते हैं, तो टारगेट आते रहते हैं, तो आपको टारगेट भी पूरे करने हैं। तो थोड़ा प्रेशर भी आपके माइंड पे बना रहेगा, क्योंकि साथ में के साथ तो आपको जॉब भी करनी है, जो रूटीन का काम हो तो करना ही है, साथ के साथ आपको टारगेट भी पूरे करने हैं। तो जब वो टारगेट वाली बात आती है तो थोड़ा सा टाइम और बढ़ जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो सीटिंग 9 to 5 वाली जॉब होती है, उस टाइप से आपकी जॉब होने वाली है। मतलब 1-2 घंटा कम लगा लीजिए, लेकिन आपको पूरे 4 घंटे का भी ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ 4 घंटे में काम निपट जाएगा। कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बुढ़ापा पेंशन, जैसे हरियाणा बुढ़ापा पेंशन बढ़ती है, तो सारा काम जो गांव का है बुढ़ापा पेंशन बांटने का, वो BPM को ही करना पड़ेगा। वहाँ पे अगर जैसे महीने में 2 दिन 3 दिन तो आपके बुढ़ापा पेंशन में बांटने में सारा टाइम लगने वाला है। और अगर आपके पास BPM भी नहीं है हेल्प करवाने के लिए, तो आपको और ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत है। तो ये एक गलतफहमी है बहुत सारे में कि 4 घंटे और 5 घंटे ही काम होगा। ये आप मान के चलिए कम से कम 6 घंटे आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। अगर बहुत सारे ये सोच रहे हैं कि मैं साथ ही साथ पढ़ाई करूँगा, तो उनकी पढ़ाई थोड़ी इफेक्ट होने वाली है। और अब बात आती है कि क्या ये जॉब्स हैं, ये परमानेंट जॉब्स हैं, परमानेंट सरकारी जॉब्स हैं? ऐसा नहीं है, ये परमानेंट सरकारी जॉब्स हैं, ये बिल्कुल भी परमानेंट सरकारी जॉब्स नहीं है। आप अपने नोटिफिकेशन के नोट नंबर 2 में भी पढ़ सकते हैं, ऊपर से दूसरा या तीसरा पैराग्राफ होगा, वहाँ पे लिखा है कि ये परमानेंट सिविल सर्विसेज में इंक्लूड नहीं होती BPM की, ये अलग ही कैटेगरी बना रखी है इन्होंने। और ये बिल्कुल भी एज ए परमानेंट सर्वेंट के रूप में, आप जैसे सरकारी कर्मचारी, पक्का सरकारी कर्मचारी थे वैसा उसको नहीं मानते। लेकिन अमूमन ऐसा देखा जाता है कि इस पे ज्वाइन करने के बाद आसानी से हटाते भी नहीं है। जब तक कि आप कोई गड़बड़ ना कर दो, कोई घोटाला ना कर दो या बहुत बड़ा ब्लंडर ना कर दो, तो आपको हटाएंगे नहीं, ऐसा कन्फर्म है। बहुत सारे लोग 40 ईयर्स तक यहाँ पे सर्विस दे के जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको हटा देंगे। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें, अगर आप नोटिफिकेशन के हिसाब से देखें या भारत सरकार के रूल के हिसाब से देखें, ये बिल्कुल भी सिर्फ पक्की सरकारी नौकरी नहीं है। पक्की सरकारी नौकरी के लिए आपको कम से कम यहाँ पे 5 साल वेट करना पड़ेगा। 5 साल के बाद आप प्रमोशंस यहाँ पे ले सकते हैं। आपके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होंगे, और वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करके आप यहाँ पे MTS की जॉब ले सकते हैं। पोस्टमैन आप शुरू में बनोगे, उसके बाद पोस्टमैन अगर आप एक बार बन जाते हैं, MTS बन जाते, तो आप एलिजिबल हो जाओगे फिर पोस्टल असिस्टेंट जो पोस्ट है एज ए क्लरिकल ग्रेड में, उसका एग्ज़ाम देने के लिए। और वो भी ये लगा के चलिए कि आपके MTS बनने के बाद 4-5 साल के बाद तक आपको वेट करना पड़ सकता है। तो अगर आप प्रमोशन ले सकते हैं तो आप बिल्कुल इसमें आगे ग्रोथ करने के चांसेस हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं दूंगा और मुझसे पढ़ा नहीं जाता अब, तो तब थोड़ा मुश्किल है, आपको पूरी उम्र शायद GDS के रूप में ही बितानी पड़ सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग GDS भर्ती हुए थे और 40 साल 45 साल सर्विस करने के बाद वो GDS ही रिटायर हो गए हैं। अब बात आती है क्या हमें ये जॉब ज्वाइन करनी चाहिए या हमें ये ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। ये देखिए एक क्लियर कट आंसर नहीं हो सकता इस चीज़ का। अगर आपको लगता है कि मेरा फ्यूचर में कुछ होने वाला नहीं है और मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है और मुझे एक सिक्योरिटी चाहिए कि हाँ कम से कम मेरे पास कम से कम 14,000 रुपये वाली तो जॉब है, 12,000 रुपये वाली तो जॉब है, तो आप बेशक बिना सोचे समझे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपकी एक सिक्योरिटी हो जाती है, आपके हर महीने कुछ ना कुछ सैलरी मिलती रहेगी, और इसके ऊपर जो 14,000 या 12,000 हो गए, इसके ऊपर आपको इंक्रीमेंट भी मिलेंगे, और जो DA लगता रहता है वो आपको मिलता ही रहता है। तो आपके एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं वो थोड़ा हाई सोच रहे हैं कि मुझे लाइफ में ये करना है वो करना है, और उनको लगता है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि आप कुछ कर लोगे, कोई इससे बड़ा चीज़ आप पक्का अचीव कर लोगे, तो आप सोच सकते हैं कि इसको ज्वाइन ना करके, क्योंकि आपके कम से कम 5-6 घंटे तो ये
लेने वाली है, तो लाइफ के वो 5-6 घंटे आप यहाँ इन्वेस्ट ना करके आप स्टडी पे इन्वेस्ट करें तो आप अच्छी जगह जा सकते हैं। बाकी सबकी पर्सनल अपनी अपनी सोच है और अपने पर्सनल जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अपने हिसाब से देख लीजिए कि अगर आपका काम नहीं चल सकता तो आप बेझिझक इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चाहते हैं कि नहीं मैं कुछ बड़ा अचीव करना चाहता तो आप अपनी स्टडी के साथ रेगुलर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था पोस्ट ऑफिस या इंडिया पोस्ट के जीडीएस वैकेंसीज जो 2022 में आई हैं उसके बारे में सब कुछ। अगर आपको कोई डाउट है और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी जीडीएस को लाइव यहाँ पे बुलाएं, उसका इंटरव्यू लें, तो आप कमेंट कर दीजिए और हम बिल्कुल अवेलेबल करवाएंगे आपको जीडीएस के साथ इंटरव्यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जो वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कोई दोस्त है जिसने फॉर्म भरा है या भरने वाला है तो उसको भी आप ये शेयर कर सकते हैं ताकि और वो भविष्य में अच्छा डिसीजन ले सके। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।